बात किया था। अब कुछ ग्राफ्स करते हैं, तो कुछ कूलिंग कर्व करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। कूलिंग कर्व्स हम कह सकते हैं, कूलिंग कर्व्स। इसमें हम पहला ये चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, किसके बीच में कर्व ग्राफ आएगा हम ये लेंगे। देखो हमें log t माइनस टी नॉट वर्सेस टी ग्राफ हम बताना चाहते हैं, जहां पर t टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, टी नॉट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है, और स्मॉल t जो है वो बेटा टाइम है। इसके बीच में ग्राफ आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम ऐसे आएंगे, देखो सिंस तुम्हें याद होगा बेटा, इधर ध्यान रखना, सिंस dt अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t था, आपको याद है बेटा, dt अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू t था। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। अब हम ऐसा करेंगे, इसमें माइनस साइन बताएंगे। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? देखो द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये भी पता है कि टाइम के साथ रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो स्लो होता है। शुरुआत में कोई गर्म चीज बड़ी तेज ठंडी होती है, फिर धीरे धीरे ठंडी होती है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ कूलिंग, नेगेटिव साइन शोज दैट कूलिंग या रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस विथ टाइम। टाइम के साथ घटता है बेटा, ठीक है। डेल्टा टी को हमने टी माइनस टी नॉट लिया था, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो ये डी टी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट आएगा। ये प्रोपोर्शन का साइन हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा टी माइनस टी नॉट। अब ध्यान रखिएगा, ये t है, d कैपिटल T, तो कैपिटल T वाला टर्म इधर लाते हैं, तो dt अपॉन टी माइनस टी नॉट इक्वल टू के डी टी आएगा। इक्वेशन नंबर 1, इसे इंटीग्रेट करिएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपने ये लिख लिया हो बेटा, ये पोर्शन नेगेटिव साइन शोज दैट, तो इसे हटा लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्या आता है, dt अपॉन टी माइनस टी नॉट। तो बेटा इसे इंटीग्रेट करेंगे, आप देखिएगा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल dt अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस साइन हम लोग कहीं ड्रॉप करा है बेटा, ध्यान रखिएगा प्रिकॉशन, माइनस हम लोग से रह गया बेटा, है ना, यहाँ पर वापस ले आइएगा, माइनस यहाँ कर लीजिए, ये माइनस के इंटीग्रल dt। तो देखिएगा ये आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, log t माइनस टी नॉट आ जाएगा बेस e पर, और माइनस के इंटीग्रल dt t आएगा, प्लस c से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर लेंगे। अब आप कहोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आया बेटा? लिमिट नहीं लगती है बेटा, तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाना पड़ता है। c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आया। ग्राफ किसके बीच बनाना देखिए बेटा, log t माइनस टी नॉट, log t माइनस टी नॉट वर्सेस t में ग्राफ लाना है। देखो बेटा log t माइनस टी नॉट की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 1 है, इसका तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने जा रहा है। तो आप इसे कंपेयर करें जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखो बेटा y की जगह क्या है, log t माइनस टी नॉट, x की जगह क्या है t, m की जगह क्या है माइनस के, यानी स्लोप नेगेटिव है बेटा। स्लोप नेगेटिव का मतलब स्ट्रेट लाइन 90 से बड़ा एंगल बनाएगी, एंड c डैश जो है जिसे इंटरसेक्ट कहते हैं वो c के बराबर यानी पॉजिटिव है। यानी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेक्ट, ठीक है। थैंक यू। देखिएगा तो कूलिंग कर्व में हम पहला जो बना रहे हैं ये आइएगा, तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। देखो log t माइनस टी नॉट इधर लिया, और ये इधर की ओर टाइम t है। ये क्या बताता है, इंटरसेक्ट पॉजिटिव है, यानी y एक्सिस पर लाइन ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में कट मारेगी, इंटरसेक्शन मारेगी। स्लोप नेगेटिव का मतलब है 90 से बड़ा एंगल आएगा ये, ठीक। तो ये ग्राफ होगा, क्लियर बेटा। तो सेकेंड ग्राफ इज ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी थीटा एंड टी। ये तो आप अगर इसको लेकर के चलें तो आप देखें क्या लिखेंगे यहाँ पर, तुम्हें ध्यान होगा बेटा, हमने अभी निकाला था सिंस log t माइनस टी नॉट
हम टेम्परेचर को थीटा ले रहे हैं तो सिंबल बदल लेंगे, इक्वल टू माइनस के टी आया था यह। तो आप ध्यान देना, टेम्परेचर को हम थीटा से लेना तय हुआ है, तो हम क्या लेंगे, लेट T इज इक्वल टू थीटा एंड T नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, इससे रिप्रेजेंट कर ले। तो या आप इसी में चाहे तो करना हो कर लें, छोड़िए इसे। तो आप देखिएगा, एक हेडिंग चेंज कर लेते हैं। हेडिंग है, देखो, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी T, कैपिटल T लिख लीजिए एंड स्मॉल t। तो पता है जब हमें लॉग हटाएं तो ये क्या आएगा, T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी। तो अगर ये ग्राफ T माइनस टी नॉट और इसमें लें, या देखिए ये हमने ले लिया, तो ग्राफ अगर हम बनाएं इसमें T माइनस टी नॉट, T माइनस टी नॉट के बीच में हम ग्राफ इधर लें और ये टाइम इधर ले लेते हैं T। तो तुम्हें पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये फॉल का फंक्शन होता है। तुम्हें याद होगा जब हम लोग LR सर्किट CR सर्किट पढ़ते हैं तो ये बताता है कि शुरुआत में टेम्परेचर कुछ रहा होगा और उसके बाद ये गिर रहा है, तो ये फॉल ऑफ द टेम्परेचर। क्या बता रहा, देखो टाइम के साथ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो होता है वो, यानी उसमें चेंज जो होता है स्लो हो जाता है। तो बेटा देखिए ये क्या बता रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ये बता रहा है। एक्सपोनेंशियली मतलब e की पावर। एक अगर हम थर्ड ग्राफ, देखो हम लिख रहे हैं ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ कूलिंग एंड temperature difference since rate of cooling dt upon dt is proportional to delta t था, याद आया, इसे रेट ऑफ कूलिंग कहते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि r से डिनोट कर लेते हैं रेट ऑफ कूलिंग, अगर हम इसे डिनोट कर लें तो therefore रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस आता है। तो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो आप इधर अगर R ले लें विच इज रेट ऑफ कूलिंग, इधर टेम्परेचर डिफरेंस ले लें ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग, टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी एंड सराउंडिंग, तो आप देखिए क्या आता है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। बेटा देखिएगा एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं यहाँ पर है, ये एक न्यूमेरिकल आता है। अ कप ऑफ टी कूल्स फ्रॉम 80 to 60 डिग्री इन 2 minutes, टेम्परेचर ऑफ द एम्बिएंट यानी सराउंडिंग इज 30 डिग्री, देन टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 50 डिग्री, बताइए ये पूछा है। तो ये बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है, आप देखिएगा। इसमें बेहतर है आप ऐसा करो, पहले ये कर लो। देखो बेटा θ1 80 डिग्री दे रखा है, θ2 इन्होंने बोला 60 डिग्री और टाइम को इन्होंने दे दिया है 2 मिनट और टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट इज 30 डिग्री सेल्सियस, ये सब सेल्सियस में है बेटा, ठीक है, ये इतना दिया है। तो आप ये वाला फॉर्म लगाइएगा, सिंस तुम्हें याद है बेटा θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 इक्वल टू k, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ नॉट, ये आता है। देखो θ1 माइनस θ2 आपको पता है यहाँ क्या है, तो देखो θ1 इज 80 माइनस 60 अपॉन, ये t लिख देना, मैंने पहले वैल्यू लिख दिया था टाइम को 2 मिनट में ही रखो, कन्वर्जन की जरूरत है नहीं बेटा, है ना, के पड़ा रहने दीजिएगा, पता नहीं है। θ1 इज 80 प्लस 60 बाई 2 माइनस 30, आप देखें बेटा ये 20 आया, देखो यार ये 80 माइनस 60 20 आया, बाई 2 10 हो गया, के यहाँ पर देखें क्या आ जाता है, ये बेटा 80 60 क्या होगा 140 बाई 2 70 माइनस 30 40 आ जाता है। तो अगर आप देखें तो के की वैल्यू 1/4 आ गई फिलहाल, ये। अब आप देखिएगा, आप इसको पहले केस 1 में रखिए फिर केस 2 में आ जाइए, तो ये आप कहिए सर हमने केस 1 ले लिया, केस 2 में ये क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर θ1 को 60 डिग्री से θ2 इक्वल टू 50 डिग्री तक लाना है। तो इसमें टाइम क्या होगा, एम्बिएंट का टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं, ये आएगा सिंस θ1 माइनस θ2 अपॉन t इक्वल टू k, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ नॉट था। θ1 is here 60 minus 50, t is t dash which is to find out, k की वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/4, ये बेटा 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस 30, क्लियर। तो ये देखिएगा 10 बाई टी डैश विच इज टू फाइंड आउट, ये क्या आएगा 60 प्लस 50 110 आएगा, 110 बाई 2 55, 55 में से 30 गया 25 आया, तो 25/4 आ जाता है। तो आप देखें टी डैश कितने के बराबर आ जाता है, टी डैश इक्वल टू 40/25,
5 और 40 8, टी डैश इक्वल टू 8/5 आ जाता है, यानी 10 इसे कर दें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 16, 1.6 मिनट्स लगेगा। ठीक है बेटा, 1.6 मिनट लगेगा। तो इसका बड़ा एक टिपिकल पैटर्न है कि पहली कंडीशन को एक बार लिखिए, फिर दूसरी कंडीशन, फार्मूला सेम लग रहा है, देखो सेम फार्मूला आप अप्लाई करके आंसर निकालिए। ठीक है बेटे, देखो क्या दिया है, अ बॉडी टेक्स टाइम t सेकेंड टू कूल फ्रॉम 62 डिग्री सेल्सियस टू 61 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट या सराउंडिंग इज 30, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन फ्रॉम 46 टू 45.5 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूशन में आइएगा, वही केस 1 2 में डाल दीजिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में θ1 इज 62, θ2 इज 61। तो देखिएगा θ2 61 है, डिग्री सेल्सियस है, यूनिट आप लिख लें। θ0 इज 30 डिग्री सेल्सियस, सिंस θ1 माइनस θ2 अपॉन t इक्वल टू k, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0, ये आता है। θ1 माइनस θ2 यानी 62 माइनस 61 अपॉन t, टाइम को t के टर्म में दिया, हमारा आंसर t में ही आना चाहिए। k इज 62 प्लस 61/2 माइनस 30, ये आता है। तो इसे 1/t अगर लिख लें दैट वुड बी इक्वल टू k। देखिएगा ये 6 6 120 123 माइनस 60 123 माइनस 60 अपॉन 2 आ जाता है। तो k यहाँ पे कितना आ जाएगा 160 टू 60, 120 में 60 जाता है 120, तो 63/2 बचता है फिलहाल। ठीक है बेटा, तो आप देखें तो यहां से क्या बचा 1/t इक्वल टू 63k/2, पढ़ा रहने देते हैं, बाद में से इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर बेटा। केस 2 में क्या आया, θ1 इज 46, θ2 इज 45.5 डिग्री सेल्सियस, और इन्होंने टाइम t डैश पूछा है, कहते हैं बताइए कितना टाइम लगेगा। फिर आइएगा बेटा θ1 माइनस θ2 अपॉन t, ये क्लियर, ये कितना है देखिएगा 46 माइनस 45.5 अपॉन t, यू हैव टू फाइंड आउट t डैश कर देंगे। k इज हियर, k को आप यहां से लिखना चाहें तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल ही लेते हैं k। तो यहां से देखिए k कितना आता है, यहां देखिएगा 2 अपॉन 63t, तो 2 अपॉन k इज 2 अपॉन 63t, ये आता है, इसे इक्वेशन 1 लिखो। तो k की वैल्यू लिख देते हैं 2 अपॉन 63t, यहां पर क्या आता है 46 प्लस 45.5 अपॉन 2 माइनस 30, फिलहाल यहाँ पर 0.5 अपॉन t डैश आता है, यहाँ पर 2 है 63t, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 60 आएगा, ये बेटा आप देख लें तो ये कितना हो गया बेटा, देखिएगा 45 45 90 हो गया 91.5, तो 91.5/2, सॉरी एलसीएम ले लिया है 60, ये एलसीएम ले लिया बेटा 2, तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5t डैश इक्वल टू 1/63, यहीं पे सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा 91.60 क्या आएगा 31.5 अपॉन 63t, ये आएगा। तो पता है 31.5 का दुगना करें तो क्या है, इससे कैंसिल होगा 2 आ जाएगा। तो अगर गौर से देखें तो t डैश कितना हो गया, t डैश इक्वल टू 2 इंटू दिस, यानी t के बराबर ही आ जा रहा है। तो यानी कि नए केस में, जो न्यू केस था उसमें भी टाइम सेम लगेगा। तो देखिए व्हाट वी आर डूइंग बेटा, सेम इक्वेशन पहले केस और दूसरे केस में हम अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। नोट कर लें, 2 आइडेंटिकल, देखिए क्या कहते हैं, द टेम्परेचर ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉडीज इज 200 डिग्री एंड 400 डिग्री सेल्सियस आर केप्ट इन एयर, फाइंड द रेशियो ऑफ द नेट हीट लॉस बाय दीज। हीट लॉस का क्या मतलब होता है, हर बॉडी बेटा अपने टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हीट का लॉस करता है। तो आप ये लिखिएगा सिंस हीट लॉस यानी हीट नेट हीट रेडिएटेड, देखोगे नेट हीट एमिटेड
इसे ही तो हीट लॉस कहेंगे। कोई सब्सटेंस जितना हीट एमिट करेगा उसे ही तो हीट लॉस कहेंगे। अगर E लिखें या E डैश लिखें तो क्या होता है, सिग्मा T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4 ये आता है, जहाँ T नॉट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है। तो आप देखिएगा अगर आप इसको दो बॉडी के लिए लिख दें तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4 अपॉन सिग्मा T2 पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4। यही रेशियो पूछा है। सिग्मा सिग्मा तो खत्म करिए। T1 बेटा फर्स्ट बॉडी, ध्यान रखिएगा डिग्री सेल्सियस में नहीं, कैपिटल है तो केल्विन में आएगा। तो ये हो जाएगा T1 इज 200 प्लस 273 यानी 473 पावर 4 माइनस T नॉट कितना है बेटा, T नॉट हाँ तो जाइएगा T नॉट कितना है बेटा, T नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 27 डिग्री सेल्सियस है, उसे केल्विन में करोगे तो कितना 300 आ जाएगा अपॉन, फिर आप देखिएगा T2 क्या है, T2 इसका टेम्परेचर है दैट इज 400 प्लस 273 673 आ जाएगा पावर 4 माइनस ये तो बेटा 300 पावर 4 ही रहने वाला है ये। अब इसे सॉल्व करने के लिए जिस एग्जाम में आया था इन्होंने आंसर यहीं पे खत्म कर दिया है। तो देखिए ये ऑप्शन में एक है 473 पावर 4 माइनस 300 पावर 4 अपॉन 673 पावर 4 माइनस 300 पावर 4। बस इतने पे इन्होंने खत्म किया क्योंकि कैलकुलेशन की जरूरत क्या है कि इतने लंबे चौड़े किए जाएं। क्लियर बेटा? तो ये तो एक सिंपल सा स्टीफेंस लॉ का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया, आइएगा बेटा देखिएगा एक और आपका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सवाल है, इसे करते हैं। कहते हैं द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस एमिट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ E पर सेकेंड। यानी शुरुआत में जो एनर्जी E1 है वो E से डिनोट किया है, ठीक है। एरिया दे रखा है बॉडी का, आप तो देखिएगा एरिया बॉडी का कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई 8 इंटू 4 दे रखा है बेटा एरिया। और आप चाहें तो इसे जरूरत, क्योंकि रेशियो पूछा है द रेज्ड है, अभी पढ़ा रहने दें, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, देख लेंगे, ठीक है। कहते इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सरफेस आर ईच रिड्यूस टू हाफ, इन्होंने लेंथ और ब्रेथ को हाफ कर दिया, यानी पहले एरिया A1 था, आप देखिएगा बाद में ये लेंथ आधी हो गई यानी 4, ब्रेथ आधी यानी 2 हो गई, यानी 4 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक और चीज दे रखा था, आप देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा। द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 8 इंटू 4 सेंटीमीटर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस एनर्जी emit at the rate of this per second if the length and breadth of the surface each reduce to half of the initial value, the temperature raised to 327 degree Celsius, then the new rate of emission, यानी पहले रेट ऑफ एमिशन ये था, बाद का रेट ऑफ एमिशन E2 पता करना है। पहले का एरिया ये था, बाद की इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आधा किया, ये हो गया। टेम्परेचर आ जाइएगा, पहले का टेम्परेचर बेटा 127 प्लस 273, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा स्टीफेंस लॉ में टेम्परेचर एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या हो गया 400 केल्विन, और T2 अगर आप देख लें तो 327 प्लस 273 आ जाता है, तो ये बेटा 600 केल्विन आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर E इक्वल टू जो होता है सिग्मा A, क्योंकि एनर्जी पर सेकंड दिया है तो पता है ये सिग्मा T पावर 4 होता है, ये आएगा। स्टीफेंस लॉ ब्लैक बॉडी है तो हम आइडियल ब्लैक बॉडी लेके चले, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये इसको लिखते हैं बेटा, अगर आप ध्यान दो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया सिग्मा T पावर 4 आएगा। तो इन्होंने जो क्वेश्चन में E लिया है वो Q अपॉन T को दे रखा है A सिग्मा T पावर 4, ये देगा। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने क्या दिया, द रेट ऑफ E पर सेकेंड, यानी ये जो E पर सेकेंड इसको दे रखा है यहाँ पर, तो देयरफॉर ध्यान रखिएगा, ठीक है हम ये सिग्नल लेते हैं, तो इसको इन्होंने E से डिनोट किया, तो E सिग्मा हटाना चाहे तो लिख दें A T पावर 4 आया, तो ये दे रखा है। तो अगर आप इसको लेकर के चलें तो क्या आएगा, देयरफॉर E1 अपॉन E2 इक्वल टू A1 T1 पावर 4 A2 T2 पावर 4 आता है। आप फिर देखिएगा
E1 को इन्होंने E से लिया है, E2 तुम्हें फाइंड आउट करना है। E1 की वैल्यू अगर आप देखें, नीचे लिख लेते हैं, आइएगा। E1 को E लिखा है, E2 फाइंड आउट करना है। A1 कितना है? A1 है बेटा 8 इंटू 4। A2 कितना है? 4 इंटू 2। कन्वर्जन की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो है। T1 कितना है बेटा? 400। T2 कितना है? 600 पावर 4। ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, 3। तो आप देखें बेटा, 4 से 4 ये हुआ 2, सॉरी 4। तो ये आ जाता है E/E2 इक्वल टू 4। और यहां देखिएगा बेटा, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 8, 16 आ गया। और ये 3 का पावर 4 हो जाएगा 27, ये आएगा। तो अगर आप देखें तो 64/27 आया। तो E2 इक्वल टू कितना हो गया? 27/64E। ठीक, 27/64E आ जाता है। एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। E की वैल्यू क्या? 981। बेटा ये कैलकुलेशन मिस्टेक आया है। E की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 करेंगे, 81 आएगा। तो यहाँ मिस्टेक है ये बेटा, 81 आएगा। इसे कैलकुलेशन में करेक्ट कर दीजिएगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू 81/64E आएगा। तो ये आंसर हुआ 81/64E आया। ठीक है बेटा। तो बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और स्टीफेंस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो हम लोगों ने लिए हैं कि कूलिंग कर्व्स, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा, हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, उसका ग्राफ होता है। और उसके साथ ही साथ हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड सोलर कांस्टेंट बात करेंगे। और उस समय इस जो आपका रेडिएशन चैप्टर होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और थोड़ा लाइक भी किया करें, और थोड़े से व्यू बढ़ाने में मदद करें। क्योंकि नंबर ऑफ व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या होगा, एक उत्साह रहेगा। मैं और लेक्चर और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और आपके लिए गाइडेंस, और फिर मैं आगे कुछ लेक्चर हाउ टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल पे भी बनाऊंगा। थैंक यू।